हाँ जी, चले जी। तो ब्रेक खत्म हो चुका है और आखिरी क्लास चल रही थी, आखिरी क्लास। और क्या पढ़ना? कमोडिटी फ्यूचर पढ़ना, बस वही बाकी है। लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने बीच में, क्वेश्चन नंबर 50। तो मैंने कहा पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 कवर। जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे कमोडिटी फ्यूचर की। पर कमोडिटी फ्यूचर उतना आता नहीं, उतना है ही नहीं है। 2-3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, वो तो यूं हो जाएगी, बच्चे क्वेश्चन है। तो सर एक मुश्किल वाला क्वेश्चन करते हैं। यस, हालांकि मैं वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आज तक एग्जाम में नहीं आया, ना तो स्टडी मटेरियल में डला हुआ है, ना तो प्रैक्टिस मैनुअल में है। तो सर ये क्वेश्चन बाहर से उठाया जरूर गया है, लेकिन आने के चांसेस तो बनते हैं यार। अच्छा क्वेश्चन है। सर चाहो तो कुछ लिख ले क्या? लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, मतलब सोचो ना यार, जिसको मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बात समझ में आती है, चलो इंपॉर्टेंट नहीं, पर इसको मैंने खासकर इंपॉर्टेंट लिखवाया है। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन को। यस, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि आज खत्म करना हमको, डेरिवेटिव बहुत लंबा चला गया। मिस्टर केयरलेस was employed with ABC portfolio consultant। ठीक है, नाम ही क्या लग रहा है उसका, केयरलेस। केयरलेस क्यों है देखते। द वर्क प्रोफाइल ऑफ मिस्टर केयरलेस इन्वॉल्व एडवाइजिंग द क्लाइंट अबाउट टेकिंग पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। बताओ साहब, जो हम सीए लोग पढ़ रहे हैं कि यार आपको फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लेना कि शॉर्ट हेजिंग करने के लिए, वो बोले इसी की एडवाइस देता है। To obtain hedge in the position they are holding Mr. ZZZ, their regular client। बोले एक क्लाइंट है, इनका नाम है ZZZ, रेगुलर क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट। इसके लिए इन्होंने परचेस किया था, रेगुलर क्लाइंट ZZZ ने ऑलरेडी परचेस करके रखा 1 लाख शेयर्स ऑफ एक्स इनकॉर्पोरेशन। कितने में? $22। और उन्होंने सोल्ड करके रखा, सोल्ड करके 50,000 शेयर्स ऑफ APLC फॉर $40 ईच। एक बार लिख लूं कि इसको अच्छे से। एक तो इनका कौन सा पोजीशन है, बाई करके रखा, मतलब मैं कौन सा पोजीशन बोल सकता हूं, लॉन्ग। कौन सी कंपनी के? एक्स इनकॉर्पोरेशन। कितना शेयर्स? एक्स है, एक्स सर 1 लाख शेयर्स। कितने का? $22 का। तो $22 लैक्स लगाया हुआ है, लॉन्ग पोजीशन है एक्स में। ऐसे ही इन्होंने APLC का क्या कर रखा है, शॉर्ट। एक का कितना शेयर्स? सब 50,000 शेयर्स। कितने डॉलर का? $40। तो $50 20 लाख, तो ये हो गए डॉलर। ईच हैविंग बीटा 2। मतलब सुनो, वो बोल रहा है कि भाई आपने एक्स लिमिटेड के 1 लाख शेयर खरीद के रखा 22 के हिसाब से, और APLC का 50,000 शेयर सोल्ड किया है 40 के हिसाब से ईच, हर एक शेयर ₹40 ईच। ठीक है, हैविंग बीटा 2 मतलब ए लिमिटेड का बीटा 2 है, वो बता रहा है, ए का, एक्स का पता नहीं। ठीक है, मिस्टर केयरलेस एडवाइस मिस्टर जेड टू टेक, और क्या एडवाइस दिया इन्होंने कि आप शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए। किसमें? इंडेक्स फ्यूचर में। ये लीजिए, इंडेक्स फ्यूचर में कौन सा पोजीशन? शॉर्ट ले लीजिए बोल रहा है, और $1,000 ईच कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए $1,000 आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक, पर ये नहीं बताया कि कितने से शॉर्ट लेना, वो हम बता देंगे ना यार, वो तो इसमें तो हम एक्सपर्ट है। सर इसका बीटा कितना है? इसका बीटा नहीं मालूम, देखते हैं। दो मिस्टर केयरलेस नोटेड द नेम ऑफ PLC। मिस्टर केयरलेस भाई साहब जो है, इन्होंने देखा कि जो APLC है,
APLC along with its बीटा वैल्यू, APLC का बीटा वैल्यू दिया है ड्यूरिंग डिस्कशन में मिल गया विथ मिस्टर, बट भाई साहब केयरलेस है ना, तो वो भूल गया। और क्या भूल गया? रिकॉर्ड द बीटा वैल्यू ऑफ एक्स। बोले इसका बीटा लिखना ही भूल गया, इसका बीटा ही नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट डे को मिस्टर जेड ने क्लोज कर दिया पोजीशन। शेयर प्राइस ऑफ एक्स इनकॉर्पोरेशन ड्रॉप्ड बाय 2%। सर ये क्या हुआ? ये 2% से ड्रॉप्ड हो गया। लॉन्ग पोजीशन था तो लॉस आई। ठीक, और शेयर प्राइस ऑफ APLC एप्रिशिएट बाय 3%, ये 3% से बढ़ गया। ठीक है, 3% से बढ़ गया, देखेंगे। और इंडेक्स फ्यूचर गिर गया 1.5% से, और इंडेक्स फ्यूचर 1.5% से गिर गया। ठीक, यहां तक बताया। पूछ क्या रहा अभी तक नहीं मालूम मुझको। मिस्टर जेड इन्फॉर्म मिस्टर केयरलेस दैट ही हैज मेट। बोले साहब उन्होंने इन्फॉर्म किया कि लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है? $1,14500 ड्यू टू द पोजीशन टेक। ठीक है, since record of Mr. Careless was incomplete, he approached you to help him to find the number of contract of future contract. एक तो साहब इनको ये नहीं मालूम कि नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना किया। टू बी शॉर्ट, यहां थोड़ा सा मुझे शक हो रहा क्वेश्चन पढ़ने में। अभी बात करें टू ऑब्टेन ए कंप्लीट हैज एंड द बीटा, और दूसरा हमें क्या निकालना है? बीटा वैल्यू किसका? ऑफ एक्स इनकॉर्पोरेशन का। दो चीजें निकालना। पहला क्या निकालना है सर? फर्स्टली तो हमको निकालना है कि कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया। तो सुनो, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट $1000 का है। काश हमें ये पता लग जाए कि यहाँ प्रॉफिट, यहाँ कितना रुपया लगाया है। अगर कितना रुपया लगाया है, कितना डॉलर से लगाया है, ये पता लग जाएगा तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर बीटा कितना है बाद में सोचा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ कितना पैसा लगा है। और हमें पता सिर्फ एक ही चीज है, और क्या पता है हमें? हमें टोटल लॉस पड़ता है 1,14,500। टोटल लॉस है 1,14,500। सर टोटल का मतलब ओवरऑल, इसका और इसका और इसका। सर सुनो 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 सुनो, एक जुगाड़ हो सकता है। क्या जुगाड़ हो सकता है जरा सोचते। सर इसका लॉस तो निकल ही सकता है, अमाउंट पता है उसका 2%। सर इसका भी लॉस निकल सकता, लॉस या प्रॉफिट। यहाँ दोनों का लॉस निकल गया। सुनना, ठीक है। और यहाँ टोटल लॉस है। अगर इस लॉस में से इन दोनों का लॉस माइनस करें तो बोलो किसका लॉस आएगा? इसका आएगा, लॉस प्रॉफिट जो भी हो। और इसका हमें परसेंटेज तो पता ही है, तो जो लॉस आया डिवाइडेड बाय परसेंटेज कर देंगे तो कितना पैसा लगा है ये पता लग जाएगा। और कितना पैसा लगा ये पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएगा। सर आसान है। हाँ, ये तो मैं समझा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और टू बी सोल्ड शॉर्ट पोजीशन ले रहा। यहाँ लॉन्ग क्यों लिखा है भगवान ही जानते हैं यार, भगवान ही जानते। नहीं, शॉर्ट पोजीशन बोला है, शॉर्ट पोजीशन बोला। चलो देखते क्या है। तो काम करें। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर लिख देते, ठीक है। सबसे पहला
लॉन्ग पोजीशन है और ये गिरा है 2%, तो क्या होगा? लॉस ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स क्या, एक्स 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 इनकॉर्पोरेशन, लॉस ऑन लॉन्ग पोजीशन, लॉस ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑफ एक्स इनकॉर्पोरेशन कितना लगा है? $22 lakhs। और कितना डाउन हो गए सर? 2%, 2%। 22 lakh इंटू 2% सर $44,000। ठीक है, ये तो लॉस है ही। दूसरा देखते प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। सर ये इसमें हमारा क्या था? शॉर्ट पोजीशन था, ये बढ़ गया तो ये भी लॉस है। लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ ए इनकॉर्पोरेशन, लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ ए पीएलसी, $20 लाख इंटू कितना परसेंटेज है? 3%, 3%। ये $60,000 आ गया। ठीक, और उसका तो अमाउंट ही नहीं पता, तो लॉस इन दोनों का कितना हो गया? 44,000 प्लस 60,000, तो सर $1,04,000 इसका लॉस है। ये ए और बी का मिलाकर, ए और एक्स का मिलाकर। और ओवरऑल लॉस कितना है? ओवरऑल लॉस है टोटल लॉस कितना था सर? टोटल लॉस $1,14,500, $1,14,500। तो फ्यूचर पे क्या होगा? लॉस की प्रॉफिट लॉस ही दिख रहा ना ये लॉस। देखो फ्यूचर में पहले पोजीशन तो देख ले कौन सी। सर फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है और ये गिर रहा है, तो ये तो प्रॉफिट हुआ। अरे रे रे, रुको 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 रुको, क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ा सा। सुनना, बेकार की बात है, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लिया है, शॉर्ट ही लेना चाहिए था, लेकिन गलती यहां किया कि 1.5% से गिर रहा है बोलता है। अगर 1.5% से डेप्रिशिएट हो रहा है भाई, तो फिर ये आपका, ये तो प्रॉफिट हो गया, जबकि हमारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया इस चक्कर में। हिसाब टोटल लॉस है 1,14,500 का, इन दोनों का लॉस हमको मालूम है 1,04,000, तो बचा हुआ तो लॉस ही तो आएगा। जबकि अगर मैं इसको देखूं तो प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने में कहीं गलती हुई है। या तो यहां लिखाना होना चाहिए था 1.5% से बढ़ गया बोलता ना, तो शायद कुछ होता। या तो यहां शॉर्ट की जगह क्या होना चाहिए था? लॉन्ग होना चाहिए था, कुछ ना कुछ था। हालांकि शॉर्ट ही होना चाहिए अच्छा दोनों का मिलाकर। तो सर यहाँ जरूरी थोड़ी ना कि शॉर्ट ही पोजीशन लेंगे। एक बात बताओ, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, अगर दोनों को करो तो हो सकता है लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ रहा हो मार्केट में, हो सकता है शॉर्ट पोजीशन लेना हो। मैं एक चीज कहीं चेंज करवा रहा हूँ और यहाँ शॉर्ट की जगह क्या लिखवा दे रहा हूँ? लॉन्ग। मतलब एग्जाम में, सर एग्जाम में क्या आएगा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ICAI नहीं सुधारने वाला, वो तो कॉपी पेस्ट करेगा, तो हो सकता है यहाँ शॉर्ट लिखा है, आप इसको प्लीज लॉन्ग कर लेना। ठीक, ठीक है सर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन है और यहां गिरा है तो लॉस हो रहा है। ठीक, तो लॉस ऑन लॉन्ग पोजीशन ऑफ निफ्टी फ्यूचर $1,14,500 माइनस $1,04,000, 1,14,500 माइनस $1,04,000।
तो सर $10,500 का, तो फ्यूचर का अमाउंट निकाल सकते हैं क्या, कितना पैसा लगाया था? यस सर, $10,500 किसके बराबर है? 1.5%। 1.5% क्या है? लॉस का अमाउंट। तो सर ये आ गया $7,00,000। मतलब आपका फ्यूचर में $7,00,000। इट मीन्स भाई साहब ये दिया है, ये दिया है, तो ये निकालना तो निकाल ही सकते हो ना यार, सीए फाइनल में हो तो क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल जाएगा? यस सर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स $7,00,000 डिवाइडेड बाय $1,000, 700 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन था। अभी सुनो, अभी और एक चीज बाकी। क्या चीज? बीटा। बीटा याद, एक टेबल बनाते थे, नाम लिखते थे, अमाउंट लिखते थे। अगर ये लॉन्ग पोजीशन है तो शॉर्ट लेते थे, ये शॉर्ट पोजीशन है तो लॉन्ग लेते थे, फिर नेट पोजीशन नीचे लिखते थे, और नेट पोजीशन हमको पता है तो बीटा तो निकल ही सकता है। सर सर याद दिलाओ, याद दिलाओ, मैं याद दिला रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ ए का ही है ना? ए का बीटा पता सर, एक्स का नहीं पता। एक्स इनकॉर्पोरेशन। देखो मेरी बात में याद दिला देता हूँ, यहाँ कंपनी का नाम लिखते थे, एक एक्स होता था और एक ए होता था। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक बात। उसके बाद कितना लगाया है वो लिखते थे, कितना कितना लगाया है ये आपको पता है, 22 लाख और 20 लाख। डॉलर 22 लाख और डॉलर 20 लाख। यहाँ पोजीशन कौन सा है? लॉन्ग। और यहाँ कौन सा है? शॉर्ट। याद है? इसका बीटा कितना है? एक्स। इसका बीटा तो दिया है 2। तो हम क्या लिखते थे यहाँ? पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट या निफ्टी। तो 22 लाख इंटू एक्स, तो सर $22 लाख एक्स। यहां लॉन्ग है तो यहां क्या जाएगा सर? शॉर्ट। ठीक है, और यहाँ 22 लाख इंटू 2 तो कितना आ जाएगा सर? 40 लाख। और यहाँ क्या जाएगा? ये क्या जाएगा? लॉन्ग, क्योंकि यहाँ क्या है? शॉर्ट। तो यहाँ क्या जाएगा? लॉन्ग। और फाइनल आंसर जो आया था, नेट पोजीशन हमको पता है, और नेट पोजीशन क्या है? $7 लाख। और नेट क्या लिया है हमने? लॉन्ग। अब यार लॉन्ग और शॉर्ट को तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको हम माइनस में कर ले। इसको मैंने माइनस का साइन लगा दिया आपको। ठीक है, बाकी सब प्लस का, तो इसको करें 40 लाख माइनस 22 लाख एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। तो चलो एक्स का वैल्यू निकालते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सर 40 लाख माइनस 7 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख। तो बीटा कितना आ गया? 1.5। ऐसा टेबल बनाया है पहले, अगर आप कहोगे कि नहीं बनाया है तो गलत बात है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, कभी एग्जाम में आया नहीं, ये क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आपकी किस्मत आ सकता है, इसलिए प्लीज करके चले। अच्छा क्वेश्चन सर, ये जो सॉल्यूशन है ये कहाँ से उठाया? ये सॉल्यूशन मैंने जहां से भी उठाया होगा, आप इस पर ना ही जाओ तो अच्छा है, और चले भी जाओगे तो आप इक्वेशन बना के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं किस पे?
कमोडिटी फ्यूचर, लास्ट पार्ट। इट मीन्स मैंने फ्यूचर में कहा कि फ्यूचर को मैंने 4 भागों में बांट दिया था। फ्यूचर को मैंने 4 भागों में, एक तो था बेसिक्स, दूसरा वैल्यूएशन एंड आर्बिट्रेज, तीसरा बीटा मैनेजमेंट, और चौथा क्या है, कमोडिटी फ्यूचर। कमोडिटी फ्यूचर। और कमोडिटी फ्यूचर क्या है सर? कमोडिटी फ्यूचर है क्या? कुछ नहीं है भाई, जैसे शेयर्स में बैटिंग कर रहे थे वैसे कमोडिटी में फ्यूचर में बैटिंग करोगे। जैसे आप शर्त लगा रहे थे कि शेयर बढ़ेगा कि कम होगा, वैसे शर्त किस में लगाना है? कमोडिटी पे लगाना। कमोडिटी क्या हो सकता है? गोल्ड। कमोडिटी क्या हो सकता है? स्टील। कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जनरली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? तो मेरी बात समझो, इसमें एक तो क्वेश्चन आ सकता है मार्जिन से, और मार्जिन से क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, पर मार्जिन ऑलरेडी आपने कर लिया है तो इस पे मार्जिन का क्वेश्चन ICAI ने डाला ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन कहां से आ सकता है? वैल्यूएशन। और तीसरा बीटा मैनेजमेंट को यहां नाम क्या दिया जाएगा? हेजिंग। बस 3 जगह से क्वेश्चन आ सकता है। मार्जिन में नहीं करवाऊंगा क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। मार्जिन एक जैसा रहेगा चाहे कमोडिटी हो चाहे स्टॉक्स हो। वैल्यूएशन और हेजिंग में थोड़ा अंतर आ सकता है। तो सर हम वैल्यूएशन की बात करें कि ये लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, जवाब चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, आना ही नहीं। आपको को खुद को बताऊंगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा। आप खुद देखोगे ना, आपको कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो आने वाला क्वेश्चन नहीं है। जरा देखते हैं, बस ध्यान से समझना मेरी बात। आज सुनना ध्यान से। मैं सोच रहा हूं यार, मेरी शॉप है तो हम ना स्टील खरीदते। स्टील सर क्या चल रहा है? स्टील का रेट चल रहा है अभी 1,20,000 टन बोल रहा हूं, मन से बोला है। आप कहोगे कि नहीं मार्केट में ऐसा नहीं चला, मार्केट का छोड़ो, आज चल रहा है। इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस। अगर मैं आज स्टील खरीदूं तो 1,20,000 टन, ठीक है। और बैंक से पैसे उठाऊंगा तो 10% लिख दिया, 10%, ठीक है। अब सवाल ये है, सुना ध्यान से। अगर मैं अब ये तो सर डिविडेंड होता था, उसमें क्या होता था? उसमें भी कुछ नहीं होता था। जब हम करते थे तो हम करते थे F = S1 + R - D, पर D तो आएगा नहीं क्योंकि स्टील पे डिविडेंड थोड़ी मिलेगा। पर मैं अब कुछ पूछने जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अगर मैं फ्यूचर में किसी से कॉन्ट्रैक्ट करूं तो फ्यूचर में बोले स्टील कितने का मिल जाएगा, तो इनका कहना फ्यूचर में आपको स्टील मिलेगा 1,26,000 का। कॉन्ट्रैक्ट कब करना पड़ेगा? आज। स्टील का डिलीवरी कब होगा? 1 साल बाद। सवाल बस इतना है, पैसे भी कब देना? 1 साल बाद। सवाल ये है आज स्टील खरीदा जाए कि 1 साल बाद? मुझे तो सोचना पड़ेगा ना। मैं सोच रहा हूं यार, अगर आज स्टील खरीदता हूं तो नो डाउट इंटरेस्ट लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड है ही नहीं। और चीज सोच रहा हूं, अगर मैं आज स्टील खरीद के लाता हूं तो भाई स्टोरेज में एक्चुअल में मुझे मालूम है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। सीधी सी बात है ना, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं आज ही खरीदने का सोच रहा हूं। बाद में क्यों खरीदूं? आज ही खरीद लूं, या तो आज खरीद लूं या आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूं खरीदने का, बस। मैं पर अगर आज खरीद के रखोगे भाई तो स्टोरेज की जगह चाहिए आपको। स्टोरेज कहीं ना कहीं गोडाउन रेंट पे लेना पड़ सकता है। अगर आप फिजिकल खरीद के रखते हो तो इट मीन्स आपका एक कॉस्ट लग जाएगा, जिसको आप कौन सा कॉस्ट बोलते हो? आप बोलते हो स्टोरेज कॉस्ट। ये भी आपका लगेगा। सर स्टोरेज कॉस्ट कहां लगेगा? यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, हर साल हर महीने लगेगा स्टोरेज कॉस्ट।
याद करो, डिविडेंड भी था, हर महीने डिविडेंड था, याद है क्वेश्चन किया था 3 महीने में, 30 दिन में डिविडेंड, 60 दिन में डिविडेंड। तो फिर स्टोरेज कॉस्ट, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अब वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट दे दिया मान लो, और मैंने लिख लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट मान लो 4000, ठीक, 4000। इट मीन्स अगर मैं सोच रहा हूं मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो मेरा क्या फायदा है, ये तो लगेगा, पर मेरा इंटरेस्ट भी लगेगा, पर मेरा स्टोरेज कॉस्ट तो बचेगा, उसको तो कैसे भूल सकते, ठीक है। और उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने दिया, याद रखना स्टोरेज कॉस्ट यहां इनकर्ड होगा, यहां जनरली होता नहीं है, बीच में होता है ना, इसलिए उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देते हैं, ठीक है सर, ये भी हो गया। दूसरी बात और मैं और सोच रहा हूं सर, अगर मैं आज ही खरीद के रख लेता हूं तो स्टिल मेरे पास गोडाउन में रखा हुआ, और कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, बड़ा क्लाइंट आ गया, वो बोलता मुझको स्टील चाहिए, और जबकि मेरे पास स्टॉक में उतना नहीं है, लेकिन आज खरीद के रखा था मैंने, गोडाउन में रखा था, तो क्या मैं फटाफट से दे दूंगा, हाँ। पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास तो स्टील है नहीं है, मुझे कहीं मार्केट जाना पड़ता, वहां से खरीदना पड़ता, तुरंत खरीद के डिलीवर करना पड़ता। मैं ज्यादा कन्वीनियंस किस में हूं, सवाल, मैं ज्यादा कंफर्टेबल किस में हूं, मैं ज्यादा कन्वीनियंस किस में होऊंगा, आज खरीद के गोडाउन में रखूं, वो स्टील मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा, तुरंत उठाऊंगा और दे दूंगा। पर अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा कन्वीनियंस नहीं होगा, मेरा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, बात समझ, नॉन मॉनेटरी सर, कन्वीनियंस को आप काउंट कैसे करोगे, मेजरमेंट कैसे करोगे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है बेटे, उसका मेजरमेंट हमको सीखना भी नहीं है, यहाँ सिखाया भी नहीं है। इट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, कन्वीनियंस यील्ड बोल रहा हूँ सर, क्या बोल रहे जरा बोलना, कन्वीनियंस यील्ड, और इसका प्रेजेंट वैल्यू, मेरा इस चीज का लॉस है सर। इसको मेजर कैसे करोगे, अमाउंट में, मनी में, आपको नहीं करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, या क्वेश्चन वाला बताएगा आपको कि क्या है, ठीक है। तो अब सोचो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा क्या जाएगा, मैं कह रहा हूं मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं, पर रेट क्या होना चाहिए, मैंने कहा रेट ये नहीं होना चाहिए, बोले क्या होना चाहिए, तो बोले देखो, एक तो 1,20,000 तो लगेगा, ठीक है, प्लस मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, वो आप मेरा बचाओगे, तो चलो मैं वो भी दे दूंगा आपको, 1,20,000 चलो मैं देने को तैयार हूं, मैं जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी देने को तैयार हूं, उसका प्रेजेंट वैल्यू, और लेकिन मेरा एक लॉस है, और लॉस किसका मालूम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, ये मेरा लॉस है। तो आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं तुरंत लोगों को डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा, तो ये मेरा लॉस है, अगर कोई कुछ होता है तो। और इसका मैं क्या दे सकता हूं, बोले इसका मैं फ्यूचर वैल्यू दे सकता हूं, दिस इज एफ। तो कमोडिटी फ्यूचर में एफ निकालने का फॉर्मूला है स्पॉट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 + r से, ठीक है। सर एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आता है सर, एग्जाम में आता ही नहीं है, पर आया तो वो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, दिक्कत किस में, बोले दिक्कत इसमें, तो चलो बोले ये ही निकाल कर बताओ, और ये भी दे देगा। तो जब ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और कहेगा ये निकालिए ये, तो फिर तो आराम से निकालेंगे ना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो एक ये आता है जिसका नाम क्या होता है, वैल्यूएशन, एक बार मैं पढ़ लूं, कमोडिटी फ्यूचर मींस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कमोडिटी लाइक गोल्ड, स्टील, ऑयल एक्सेट्रा। इसमें एक तो पढ़ना हमको मार्जिन, जो ऑलरेडी पढ़ चुके, एक थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते, और एक बात किसकी होगी, बीटा मैनेजमेंट, इसमें भी बीटा मैनेजमेंट है, या फिर बीटा मैनेजमेंट को मालूम है क्या बोलते हैं, हेज रेशियो भी बोला जाता है। तो थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे निकालते हैं, एज पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कैलकुलेटेड एज अंडर एफ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 + r।
बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है। हैज रेशियो अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन बना ले यहां तक। ठीक है सर, कैसा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्यों नहीं आते, उसकी वजह। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट स्टैंडर्ड गोल्ड, गोल्ड के विषय में दिया, ठीक। स्पॉट प्राइस दिया 15,600, फ्यूचर प्राइस दिया 17,100, एफ दे दिया है। रिस्क फ्री रेट दिया 8.5%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट दिया है 900 रुपए पर ईयर, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, ठीक। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड ऑफ द स्टैंडर्ड गोल्ड। क्या आराम से क्वेश्चन हो सकता है ये सर? यही कर ले। F is equal to spot plus present value of storage cost minus present value of convenience yield, और इसका क्या कर ले, फ्यूचर प्राइस 1 प्लस आर, या फिर इसको उठाकर यहां से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है सर, कर ले। 17,100 एक साल का है ना, डिवाइडेड 1.085, स्पॉट प्राइस कितना है 15,600 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट कितना है 900 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, ये वाला इधर आके डिवाइड कर दिया, तो सीधा लिख देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड इज इक्वल टू 17,100 डिवाइडेड बाय 1.085 माइनस 15,600 माइनस 900, आंसर आ जाएगा 739.63 या 740 लिख बस, ठीक है। यस, कोई मुश्किल काम था क्या? कोई मुश्किल काम नहीं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता सर, 8 नंबर का कहाँ क्वेश्चन बनता है सर? तो हमको क्वेश्चन नंबर 65 प्लीज सर होमवर्क दे दीजिए, चलो होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। अब एक चीज और समझाने की बाकी है, वह है हेज रेशो। बीटा मैनेजमेंट बोलो या फ्यूचर हेजिंग बोलो, एक ही बात। पानी पी लूं? अब सुनना ध्यान से, मान लो, ध्यान से समझना बेटे, ये आ सकता है, ये आ सकता जो मैं करवा आया हुआ है। मान लो एक शॉप है मेरी, ठीक है, और वहां 1 लाख टन मैंने स्टील खरीद के रखा है, मतलब मेरा लॉन्ग पोजीशन है, कितने के हिसाब से? 40 के हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरा 40 लाख रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं सर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रेट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी खरीद के स्टॉक में रख लिया है। कितना टन? 1 लाख टन 40 के हिसाब से। पर समस्या है साहब, अगर रेट गिर गया तो क्या करोगे? रेट गिर गया तो क्या करोगे? हाँ सर, रेट बढ़ने का उम्मीद तो है, लॉन्ग पोजीशन है, बढ़ेगा तो अच्छी बात है, पर अगर प्राइस गिर गया तो उससे क्या बचा जा सकता है? सर बेच देते, बाद में खरीद लेंगे, बेकार की बात है। तो क्यों ना हम स्टॉक एक्सचेंज चले। यस, हम पहुंच गए स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में कहा हमने कि हमें शेयर पे बैटिंग नहीं करनी है, हमें किस पे बैटिंग करनी है? हमें स्टील पे बैटिंग करनी है। और कौन सा पोजीशन लेना है? यहां कौन सा है? लॉन्ग, तो यहां कौन सा लेंगे?
शॉर्ट पोजीशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ लॉन्ग तो यहाँ शॉर्ट, तो बस बात खत्म हो गई। अगर 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 क्योंकि हम हैज कर रहे हैं, हमें डर है, डर को खत्म कर रहा है। किस बात का डर? कहीं रेट कम ना हो गया तो, कम हो गया तो, अगर रेट कम होगा तो यहाँ भी कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में ये कौन सा है सर? ये कौन सा मार्केट है? ये है कैश मार्केट। और ये कौन सा मार्केट है? ये है फ्यूचर मार्केट। तो सर रेट यहां भी 40 ही होगा क्या? जरूरी नहीं है यहाँ 40 हो, जरूरी नहीं है चाहे यहाँ 42 भी हो सकता। यहाँ तो वर्चुअल हो रहा ना, यहाँ कोई खरीद बेच नहीं रहा, यहाँ तो बैटिंग चल रही। अगर सुनो, लेकिन होता क्या है, अगर यहाँ रेट बढ़ता है तो यहाँ भी रेट बढ़ता है। इट मींस दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। किस किस के बीच में? कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट। अगर स्टील का रेट मार्केट में बढ़ेगा ना रेट, तो जब बैटिंग करने जाओगे ना स्टॉक एक्सचेंज, वहां भी बढ़ा हुआ मिलेगा। इट मींस ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ते। अगर ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, दोनों गिरते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है सर, अगर मान लो हमने शॉर्ट पोजीशन ले लिया, अगर वाकई रेट गिरा, अगर रेट गिरा तो दोनों तरफ का गिरेगा, ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। तो ये गिरेगा तो नो डाउट लॉस है, पर इसके गिरने से तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा शॉर्ट पोजीशन। सर अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मैं खुश जरूर होऊंगा, लेकिन इधर मुझे देना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं हैज कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहा। यहां तक ठीक है सर, ये तो वही हो गया ना बीटा मैनेजमेंट। यस, वैसे ही हो गया। एक समस्या है, पैसा कितना लगाएंगे? पैसा कितना लगाएंगे सर? यहां 40 लाख रुपए है, 40 लाख का लॉन्ग, तो यहाँ शॉर्ट तो करना है, ये तो पर कितने रुपए से? तो सर बीटा देख लो ना, बीटा दिक्कत क्या है बीटा में? बीटा थोड़ी ना होता है, बीटा तो शेयर्स का होता है, शेयर्स का बीटा होता है। स्टिल पे बैटिंग करना उसका बीटा नहीं होता। तो सर अब क्या करें? उसका बीटा निकालना पड़ेगा, पर उसको बीटा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैज रेशो। वैसे बीटा का क्या फॉर्मूला था हमारा? सर बीटा का फॉर्मूला था चेंज इन स्टॉक्स रिटर्न, चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर मार्केट, मार्केट बोलते हैं सर, फ्यूचर मार्केट। ये था हमारा चेंज इन स्टॉक रिटर्न, चेंज इन मार्केट रिटर्न। तो यहां भी हैज रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? वैसे ही है हैज रेशियो, हैज रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे फ्यूचर है तो यहां भी फ्यूचर ही आएगा, चेंज इन फ्यूचर मार्केट, ऊपर आएगा चेंज इन कैश मार्केट। मतलब फ्यूचर में चेंज कितने का होगा? सपोज यहाँ 20% का चेंज है और यहाँ 10% का चेंज है। अगर ये 20% बढ़ा तो ये 10%, 0.5 बीटा कितना? 0.5, 10, या फिर ऐसे समझ लो ना यार, ये समझ में नहीं आ रहा तो ये 10% और ये 15%, मतलब ये 10 से बढ़ता फ्यूचर मार्केट तो ये 15 से, तो बोलो बीटा कितना? 1.5। तो है ना यार, वही तो बीटा है। बस यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा? कोरिलेशन से। सर ये एक नया क्या आ गया? कोरिलेशन। बेटे इसके लिए तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, कोरिलेशन पढ़ाऊंगा मैं। ये जो बीटा का फॉर्मूला है, ये हैज रेशियो का, ये किससे निकलता है? उसका नाम होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाला। तो हमें सबसे पहले हैज रेशियो का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जिसको मैं बीटा भी बोल सकता हूँ। और हैज रेशियो का फॉर्मूले से मेरा हैज रेशियो आ जाएगा, सपोज हैज रेशियो आ गया 0.5, तो फिर मैं फ्यूचर मार्केट में कितना पैसा लगाऊंगा? 40 लाख इंटू 0.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 लाख, 20 लाख। फिर होगा क्या? अगर ये 10% से गिरेगा तो ये 5% से गिरेगा, क्योंकि इसका बीटा कितना है? 0.5। तो सर यहाँ गिरेगा तो यहाँ हमें 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और 40 यहाँ 2 लाख का लॉस हो जाएगा, और अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा। तो क्या ये चीजें मैं रिपीट ही कर रहा हूँ? यस, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार देख ले कि क्या लिखा हुआ है हैज रेशियो के विषय में। हैज रेशियो आर हैजिंग थ्रू फ्यूचर। आप हैज रेशियो भी बोल सकते हैं या हैजिंग थ्रू फ्यूचर भी बोल सकते हैं। लिखा स्पॉट प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्पॉट प्राइस कैश मार्केट एंड फ्यूचर प्राइस इज कमोडिटी आर पॉजिटिव कोरिलेटेड बट नॉट इन सेम रेट। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, पर ऐसा नहीं है कि ये 10% से बढ़ेगा तो ये भी 10%, लीनियर नहीं होता, सेम रेट से नहीं होता।
In this situation, we have to find out the exact proportion. And this is called हैज रेशो. हमें proportion निकालना पड़ेगा. हैज रेशो is calculated by least square method. फॉर्मूला क्या है? चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर. चेंज बोल रहा हूँ मैं, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकता. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट या कैश मार्केट. और कोरिलेशन किस किस के बीच में? स्पॉट एंड मार्केट. स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मतलब चेंज. ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते तो बात समझ में आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं. A company is long on 10 metric ton of copper at the rate 474 per kg. 10 metric ton. एक टन में कितना केजी? 1000. तो 10,000 केजी. तो साहब आपका लॉन्ग पोजीशन है 10,000 केजी इंटू 474. तो सर आपका ₹47,40,000 का लॉन्ग पोजीशन है. एंड इंटेंड टू रिमेन सो फार द इंश्योइंग क्वार्टर. ठीक है, हम होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग पोजीशन, हम होल्ड करना चाहते हैं. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चेंज इन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस आप 4% एंड 6% एंड कोरिलेशन कितना दिया? 0.75. तो क्या आप हैज रेशियो निकाल सकते हो? यस. व्हाट इज इट्स हैज रेशियो एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर इट शुड शॉर्ट टू अचीव अ परफेक्ट हैज? प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हैज रेशियो. ये तो मैंने रफ में लिख रखा था. पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ हैज रेशियो. फॉर्मूला हैज रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर इनटू कोरिलेशन किस किस के बीच में? स्पॉट एंड फ्यूचर. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट कितना है? स्पॉट का मतलब कैश मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ. ये वाला क्वेश्चन है क्यों? ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4% और 6%. चार 6% और 0.75. 4/6 इंटू 0.75. तो सर ये आ गया 0.5. हैज रेशो 0.5. इसका मतलब लिख दूं क्या यहाँ? यस. हैज रेशो 0.5 means if future changes by 10%, then spot will change by 5%. ये मतलब होता है. मांगा नहीं था, लिख दिया, मेरा मन किया. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर इट शुड शॉर्ट. शॉर्ट कितना करना है परफेक्ट हैज के लिए? चलो पॉइंट नंबर 2. अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर to be
शॉर्ट फॉर परफेक्ट एस। स्पॉट मार्केट में आपका लॉन्ग पोजीशन है 10,000 kg इंटू 474 लॉन्ग पोजीशन है। तो रुपीज 47,40,000। ठीक है, ठीक है। और हैज रेशियो कितना है 0.5। फाइनल लिखते हैं। अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर टू बी शॉर्ट इज इक्वल टू एक्सपोजर इंटू हैज रेशियो। एक्सपोजर इंटू हैज रेशियो। एक्सपोजर कितने का है आपका सर 47,40,000 इंटू बीटा है 0.5, तो आंसर हो जाए। तो सर ये आ गया 23,70,000। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पूछा है, नहीं तो अगर कुछ बोलता कुछ बताता तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है सर जी, तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बस खत्म। हाँ सर, एक आध क्वेश्चन होमवर्क दे दीजिए ना प्लीज। चलो जैसे आप बोलो। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क। और सुनो, ये आरटीपी नवंबर 2021 में डला हुआ था, नवंबर 2021, समझ ही गए, अभी अभी पिछले साल की बात है। तो देखा जाए तो डेरिवेटिव खत्म हो चुका है पूरी तरह से, पर कमोडिटी फ्यूचर के और दो क्वेश्चन हैं जो हैज रेशियो से या बीटा मैनेजमेंट से तो रिलेटेड नहीं है, पर है क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 करने जा रहे हैं, और देखते ही है कमोडिटी, पर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज का क्वेश्चन है करके। पढ़ रहे क्वेश्चन को। सर कॉल ऑप्शन लिखा है, सर कॉल ऑप्शन, ठीक है, पर कॉल ऑप्शन शेयर का नहीं लिखा, गोल्ड का लिखा, हो जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है। एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया सर, एक्सरसाइज प्राइस दिया है 26,000 रुपए, ठीक है, पर 10 ग्राम एंड 3 मंथ पीरियड कितना है 3 मंथ। टू एक्सपायर इट बीइंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम ऑफ 1010। प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है 1010, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम। It is expected that in 3 month time spot price might changes to 27,300 और 24,700। क्या कहना चाहता है सर, ये कहना चाहता है कि मैच्योरिटी को दो पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, या तो हो सकता 27,300 या तो हो सकता है 24,700। याद आया भाई, याद आया बाइनोमियल। यस, पर बाइनोमियल इस बार शेयर का नहीं पूछ रहा, बाइनोमियल कमोडिटी का पूछ रहा है। जो भी पूछे हम तैयार हैं। एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एट द मनी, एट द मनी, जो ऑप्शन है अभी एट द मनी है। एट द मनी क्या कहना चाहता है सर, एस इज इक्वल टू 26,000। यस, एट द मनी में ई इज इक्वल टू एस होता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, इसको बोलते हैं ऑप्शन एट द मनी है करके। बताओ
सीधा भी बोल सकता है कि मार्केट प्राइस 26,000 पर नहीं बोला, बोले बच्चों को एट द मनी पता तो होना चाहिए। अब समझ में आया एट द मनी का यूज है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ सिंपल कंपाउंडिंग 12% पर एनम, तो 3 महीने का 3%। इज द करंट प्रीमियम फॉर ऑप्शन इज जस्टिफाइड, बोल रहे 1,000 प्रीमियम हमें देना चाहिए कि नहीं, तो ऑप्शन का वैल्यू निकालो। कौन सा है? बायनोमियल। इवेलुएट द ऑप्शन एंड कमेंट्स। सर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बायनोमियल का क्वेश्चन है, पर सवाल ये है सर कि हम कौन सी मेथड, डेल्टा हेजिंग से करें कि रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, मतलब वही होता है रिस्क रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो से करें कि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से करें? तो इजी कौन सा है? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, हम उसी का से करें। तो पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। मेथड कौन सा यूज करेंगे? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। स्टेप नंबर 1 में गिवन करके लिख देते हैं, ठीक है। गिवन। अब गिवन में क्या क्या आएगा? ये तो ई लिख दो, एस लिख देते। ई 26,000, एस भी 26। एक तो यू लगेगा, यू लगता है। हाँ सर ये तो बायनोमियल रिवाइज करना पड़ेगा। 27,300 डिवाइडेड बाय 26,000। एक डी भी लगता है, और डी 24,700 डिवाइडेड बाय आर तो 1.03 है, ठीक है। 3 महीने का 3%, 27,300 डिवाइडेड बाय 26,000, 1.05। और 24,700 डिवाइडेड बाय 26,000, 0.95, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे सर? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? यस, P इज इक्वल टू R माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। R कितना है सर? 1.03 माइनस डी कितना है? 0.95 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 0.95, 1.05 माइनस 0.95, एम प्लस में डाला 1.03 माइनस 0.95 डिवाइडेड बाय एम आर इक्वल टू 0.8। सर बायनोमियल ट्री भी यहीं बना ले क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अगले पेज में बनाएंगे। स्टेप नंबर 3, बायनोमियल ट्री। आज प्राइस कितना है? 26,000।
दो पॉसिबल प्राइस आपको दिख रहा है, या तो हो सकता है कितना 27,300, या तो हो सकता है 24,700, ठीक है 24,700, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, इसका प्रोबेबिलिटी 0.8 और इसका प्रोबेबिलिटी 0.2। अब हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए CU और हमें चाहिए CD। CU इससे कंपैरिजन मत करना, बस मैं ये पहली क्लास से समझा रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन चल रहा है। कंपैरिजन किससे करोगे, एक्सरसाइज प्राइस से, और एक्सरसाइज प्राइस किस्मत से 26,000 है, तो सर 27,300 माइनस 26,000, तो यहाँ 1,300 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 0, ठीक। अब स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ कॉलम, C0 is equal to CUP plus CD 1 minus P divided by कैपिटल R। तो सर 1300 इंटू 0.8 प्लस 0 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R कितना था 1.03। आंसर 1300 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.03, तो सर ये आ गया 1009.71, या फिर आप इसको 1010 लिख सकते हैं, 1010 अप्रॉक्स। और यहाँ क्या है, प्रीमियम कितना है 1010, वाह। तो पूछ रहा है क्या जस्टिफाइड है, यस, तो कमेंट्स तो लिखना पड़ेगा। Since premium amount is equal to value of option, hence option is correctly credit, ये जस्टिफाइड करके लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, चलो इस बहाने कम से कम हमको बाइनोमियल याद तो आया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करूंगा, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद क्लास भी ओवर कर देंगे। आज तो खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल चैप्टर हो गया आपका डेरिवेटिव का। मैं जानता हूँ दिक्कतें आई हैं, समझने में थोड़ी सी मुश्किलें हुई हैं, होना ही था यार। देखो डेरिवेटिव झेल रहे हो आप पहला चैप्टर में, तो मुश्किलें आई है, आ जाने तो आगे नहीं आएगा। एक दो फॉर्मूला है, BSM VSM थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, पर क्या करें, एक आध तो करना ही पड़ेगा। चलो भगवान का नाम ले, खत्म करते। क्वेश्चन नंबर 69, ये है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये आया था RTP नवंबर 2020 और MTP मई 2019। 2 बार RTP और MTP दोनों में डल चुका है, एग्जाम में भी आया था पर यहाँ डाला नहीं मेरे शायद। चलो देखते हैं। और राइस ट्रेडर हैज प्लान टू सेल 22,000 kg ऑफ राइस आफ्टर 3 months फ्रॉम नाउ। सुनोगे ध्यान से सर, लॉन्ग पोजीशन है कि शॉर्ट पोजीशन? कुछ बच्चों को हो सकता है शॉर्ट पोजीशन लगता हो, क्यों? क्योंकि सेल शब्द लिखा है। बेटे सेल करना, लेकिन आज सेल नहीं करना है,
सेल करना है 3 महीने बाद, आज तो होल्ड करना है ना। हम आज क्यों सेल नहीं कर रहे, हम कह रहे 3 माह बाद, क्योंकि हम क्या सोच रहे होंगे कि प्राइस बढ़ेगा। आप खुद सोचो ना यार, सेल कब करना, अगर आज ही सेल करना होता तो मैं बोलता शॉर्ट पोजीशन। आज सेल नहीं कर रहे भाई, हम कर रहे हैं 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तक होल्ड कर रहे हैं। अगर होल्ड कर रहे हैं तो ये आपका लॉन्ग पोजीशन है, बस यही गड़बड़ मत कर देना, ये लॉन्ग पोजीशन है। तो 22,000 केजी क्या है, चावल है भाई। और राइस को कब बेचना है, आज नहीं बेचना, 3 महीने बाद। हमको मालूम है रेट बढ़ेगा, लॉन्ग पोजीशन है हमारा। स्पॉट प्राइस अभी कितना है, 60 रुपए पर केजी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यार 22,000 केजी राइस रखा है हमारे पास, और अभी प्राइस कितना है, 60 रुपए है। तो हम चाहते हैं कि प्राइस बढ़ जाए, 60 रुपए पर केजी हो जाए। 3 मंथ फ्यूचर इज द सेम ट्रेडिंग एज 59 पर केजी। स्टॉक एक्सचेंज भी है भाई साहब। और क्या स्टॉक एक्सचेंज में चावल पे भी बैटिंग लगती होगी? हाँ, हर चीज पे कमोडिटी फ्यूचर बोलते हैं, उस पर भी शर्त लगा सकते हो कि राइस का रेट आने वाले 3 महीने में बढ़ेगा कि कम होगा। और 3 महीने का रेट दे रखा 59, बोले 59 पे बैटिंग कर लो। वैसे तो मेरे पास राइस रखा हुआ है, अभी रखा हुआ है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा रेट बढ़ा देना भगवान, रेट पर रेट गिर गया तो क्या हैज किया जा सकता है? हाँ सर। कौन सा पोजीशन, इधर कौन सा है लॉन्ग, तो इधर कौन सा लेंगे सर, इधर हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। अगर रेट गिरता भी, अगर हैज करना है तो जब की बात है, अगर रेट गिरता भी है तो इधर गिरेगा तो इधर क्या होगा सर, लॉस हो जाएगा, पर इधर से प्रॉफिट तो कमा लेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ भैया। तो बोले 3 मंथ फ्यूचर ऑन द सेम इज ट्रेडिंग एट 59 पर केजी। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बात, अगर राइस का रेट पता करो अभी, तो अभी 60 चल रहा है। जब फ्यूचर में जाओगे ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां रेट थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। वहां 3 महीने बाद के लिए रेट क्या चल रहा है, 59 चल रहा है। ठीक है। अगर मैं स्पॉट रेट की भी बात करूं, आज राइस पता करने गया तो 60 रुपए पर केजी, मैं कहता हूँ फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज जाके स्पॉट पता करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वहां 60 हो, वहां 60 रुपए 50 पैसे भी हो सकता, थोड़ा सा अंतर होता है। स्टॉक एक्सचेंज जिसपे बैटिंग चल रही है। ठीक है सर। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 1000 केजी। ठीक है। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज लो एज 56 पर केजी। हमको ऐसा लग रहा है कि 3 माह बाद रेट 56 पर केजी हो जाएगा। अगर हम खुला छोड़ देते, कुछ नहीं करते, तो हो सकता है 3 महीने बाद जो राइस हम बेचने वाले वो 56 के हिसाब से बिके। उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, इंटरप्रेट द पोजीशन ऑफ ट्रेडर इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट मतलब यहां कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग। लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1। ट्रेडर wants to sell in future but he hold commodity now and expects that, अनुमान लगा रहा, उम्मीद कर रहा, प्राइस विल राइस, प्राइस बढ़ेगा, hence trader has long position on rice in कैश मार्केट। ठीक है यहां तक? ठीक है सर।
पहला तो आपने लिख लिया, इसी पहले ही पॉइंट में गलती हो सकती है बच्चों से। पॉइंट नंबर 2, एडवाइस, टू एडवाइज द ट्रेडर, दो बार क्यों लिखा है? टू एडवाइज द ट्रेडर शुड टेक इन फ्यूचर मार्केट टू मिटिगेट इट्स रिस्क ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट। रिस्क को खत्म करना है जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस, रिस्क को खत्म करने के लिए बताओ कि फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेंगे। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडर शुड टेक शॉर्ट पोजीशन ऑन राइस in future market to hedge the risk। ठीक है सर, अब आगे क्या पूछ रहा हूं? To demonstrate the effective realized price for its sell if he decide to make use of future market। फ्यूचर मार्केट को यूज कर लिया बोल रहा, एंड आफ्टर 3 मंथ स्पॉट प्राइस कितने का हो गया? 57 का, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर क्लोजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 50। सर क्या बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा मैं लिखूंगा ना तो समझ में आएगा। मैं लिखते हुए बात करूं यहाँ समझाने की अपेक्षा? हाँ सर, लिखते हुए बात करते। पॉइंट नंबर 3, वो बोल रहा है कि भाई ट्रेडर टुक शॉर्ट पोजीशन ऑन राइस एट रुपीस। ट्रेडर ने शॉर्ट पोजीशन ले लिया बोल रहा है, और कितने रुपए में शॉर्ट पोजीशन लिया? रेट क्या चल रहा है? रेट दिया ही नहीं भाई। 59 फ्यूचर, हाँ फ्यूचर का रेट 59 चल रहा है, तो 59 पे शॉर्ट पोजीशन ले लिया। ठीक, ट्रेडर ने ये काम कर लिया। अब क्या होगा सुनना ध्यान से। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ ही होगा या 1 मंथ जितना, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद क्या होगा? भाई साहब शॉर्ट पोजीशन ले चुका है, अब भाई राइस हमको बेचना है, तो देखो कैश मार्केट में क्या रेट चल रहा है। सर कैश मार्केट में 3 महीने बाद कैश मार्केट में रेट दिख रहा है आपको 57 है, तो 57 पर केजी के हिसाब से तो हम बेचेंगे। ठीक, तो सेलिंग प्राइस ऑफ राइस, $57 के हिसाब से तो बिकेगा कैश मार्केट में। लेकिन जहां स्टॉक एक्सचेंज में हमने शर्त लगाया था कि 59 से नीचे जाएगा, वहां रेट क्या हो गया? और बोले वो देखो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 58 हो गया। स्टॉक एक्सचेंज 57 मार्केट में रेट हुआ, पर वहां भी कम हुआ, और वहां क्या हो गया? 58 हो गया। कितने पे बैटिंग किया था? 59 से कम जाएगा, और 58 हो गया, तो कितने रुपए का फायदा? 1 रुपए का। तो वो आपका फायदा वो भी तो मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ फ्यूचर $59 माइनस 58, तो आपको 1 रुपये ये मिल जाएगा। अल्टीमेटली राइस आपको कितने का पड़ा? 1 केजी कितने का पड़ा? पर केजी बोला, रियलाइज्ड प्राइस पर केजी 57 का बेचे, 1 रुपये इधर से आ गया, तो भाई राइस हमको कितने का बिका? अगर मैं कहूँ रियलाइज्ड प्राइस, इफेक्टिव प्राइस कितने का बिका? 58 का बिका। ठीक, तो इफेक्टिव प्राइस या रियलाइज्ड प्राइस क्या बोला है?
इफेक्टिव रियलाइज प्राइस, इफेक्टिव रियलाइज प्राइस 58। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मालूम है कहाँ पढ़ना है हमको, फॉरेक्स में पढ़ना है। फॉरेक्स में तो भाई करेंसी पे पढ़ना है, हालांकि यहाँ राइस पे है, वहाँ सेम चीजें करेंसी पे है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा आप झेल भी नहीं पाए, इसलिए नहीं झेल पाए क्योंकि बहुत कुछ 90% फॉरेक्स में कवर होने वाला है, तो इसलिए हो सकता है इस क्वेश्चन पर, मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो डाउट्स पूछ लीजिएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही था डेरिवेटिव। रिवीजन करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के नहीं होगा, जितना बार हो सकता है रिवीजन कर लो डेरिवेटिव। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप भूल जाओगे, आज से 10 दिन बाद भूल जाओ, अब डरना मत। होगा क्या, रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आप पूरी तरह से भूल गए हो, पूरी तरह से, और फिर उसको आप रिवाइज कर रहे तो फायदा है रिवीजन का, उसी को तो रिवीजन बोलते हैं। जो चीज याद है उसी का रिवीजन करना, ये क्या रिवीजन होगा। तो साहब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको अभी अच्छा लग रहा, मेरे साथ साथ बनाया क्वेश्चन, आपको मजा आया, पर मैं एक बात आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप 15 दिन में डेरिवेटिव भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं आएगा कि बाइनोमियल क्या था, बीएसएम क्या था, पुट कॉल पैरिटी क्या था, फ्यूचर क्या था, आर्बिट्रेज क्या था, ये कुछ याद नहीं आने वाला। रिवीजन जरूरी है, तो भूल जाओगे तो डरना मत, सब भूल जाते हैं। आप सोच रहे कि मैं कैसे भूल गया या मैं कैसे भूल गई, भूल जाते, सब भूल जाते हैं। फिर से रिवीजन करना, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर रिटर्न रहने लगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। अब अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ओल्ड सिलेबस में पहले इंडियन कैपिटल मार्केट करके एक चैप्टर हुआ था, जिसमें ये और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव और दोनों का मर्ज था। असल बात, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी एक टाइप का डेरिवेटिव ही होता है, पर वो आसान है। चलो इसके बाद वो कल की क्लास से करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।